Differences between Mexico and India under one party dominance। भारत में और मेक्सिको में स्थापित एक दल के प्रभुत्व में मुख्य अंतर क्या है? There was a difference between one party dominance in India and Mexico. In India, the Congress party dominated on nation politics during 1952 to 1977, almost about 25 years. अगर हम भारत में एक दल के प्रभुत्व की बात करें तो जिस पार्टी ने भारत पर लंबे समय तक केंद्र में शासन किया है, लोकसभा के चुनाव में विजय हासिल की है, उस पार्टी का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 1952 में सत्ता में आती है और 1970 तक लगभग 25 सालों तक शासन में ये पार्टी रहती है। 1947 में अंतरिम सरकार भी कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनी थी। तो लगभग केंद्र की राजनीति में कांग्रेस का प्रभुत्व लगभग 25 साल रहता है। द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड बिहाफ ऑफ पॉपुलर सपोर्ट टू द पीपल। Here in India, multi-political party system was adopted, where a number of political parties participated in nation politics and elections. In India, free and fair elections took place, where the laws of election was also fair. अगर हम भारत की राजनीति की बात करें तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था का स्वरूप अपनाया हुआ है, जिसमें बहुत सारे जो राजनीतिक दल है वो देश की राजनीति में भाग लेते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं। जब बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं तो उनके जीतने और हारने की बराबर अपेक्षाएं रहती है, उतने ही चांसेस किसी पार्टी के हारने के बने रहते हैं और उतने ही चांसेस किसी पार्टी के जीतने के रहते हैं। अगर हम मेक्सिको की बात करें, इन मेक्सिको PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी डोमिनेटेड द नेशनल पॉलिटिक्स ड्यूरिंग 1942-2000। मेक्सिको में जिस पार्टी का लंबे समय तक वहां की राजनीति पर प्रभुत्व रहा है, उस पार्टी का नाम PRI या इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी रहा, जिसमें मेक्सिको की राजनीति में 1940 में सत्ता पर काबिज हुई और 2000 सन तक ये वहां पर लगभग 60 साल के आसपास सत्ता में रही है। द PRI पार्टी डोमिनेटेड बिहाफ ऑफ परफेक्ट डिक्टेटरशिप। जो ये PRI पार्टी है, अगर इस पार्टी के शासन को हम एक तानाशाही शासन कहे तो कोई गलत भी नहीं है। इन मेक्सिको सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम वाज अडॉप्टेड। इन मेक्सिको द रूल एंड रेगुलेशंस एंड मेथड्स ऑफ इलेक्शन formed in such a way that every time dominance of PRI party origin। मेक्सिको में जो रूल और रेगुलेशन है चुनाव के, वो इस तरह से स्थापित किए गए हैं जिससे हर बार मेक्सिको में इस PRI दल को ही बढ़त मिले, PRI दल का प्रभुत्व बना रहे। इन मेक्सिको इलेक्शन वर्क बेस्ड ऑन माल प्रैक्टिसेस डोमिनेटेड बाय PRI। जो मेक्सिको में चुनाव होते थे 1940 से 2000 के बीच में, तो उनमें लगभग हेराफेरी होती थी, धांधलेबाजी की जाती थी। तो भारत और मेक्सिको में स्थापित एक दल के प्रभुत्व में काफी ज्यादा अंतर है। जहां पर भारत पर कांग्रेस का शासन था, वहीं पर मेक्सिको में उस दल का नाम PRI था।
In India, the Congress party dominated on nation politics, while in Mexico, PRI, Institutional Revolutionary Party, dominated in the nation politics. In India, from 1952 to 1977, almost about 27 years, Congress ruled over India, while in Mexico, PRI party ruled from 1940 to 2000, almost about 60 years. भारत पर जहां पर कांग्रेस का शासन केवल 25 सालों तक केंद्र की राजनीति में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, जो कांग्रेस का राज रहा लगातार एक साथ, लेकिन मैक्सिको में पीआरआई का काफी लंबे समय तक, लगभग 60 सालों तक, 1940 में सत्ता पे काबिज होती है और 2000 सन तक वो सत्ता में बनी रहती है। तीसरी चीज हम कहेंगे, इन इंडिया मल्टी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम was adopted, where a number of political parties took participated in nation politics and elections, while in Mexico, single political party system was adopted and there only a single political party, PRI, took participate in the national politics or election. भारत में भाई बहुदलीय व्यवस्था अपनाई, जिसमें बहुत सारे दल चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन मैक्सिको में क्या किया, मैक्सिको में सिर्फ एक दलीय व्यवस्था को अपनाया गया। चुनाव के नियम इस तरह से स्थापित किए गए कि भाई दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये चुनाव से दूर रहे। द कांग्रेस पार्टी डोमिनेटेड बिहाफ ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द पीपल। जो कांग्रेस पार्टी का रूल था वो जनता के समर्थन में था, जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त था, जन सामर्थ्य पर उनका रूल था। लेकिन मैक्सिको में एक डिक्टेटरशिप रवैया था। द पीआरआई पार्टी डोमिनेटेड बिहाफ ऑफ परफेक्ट डिक्टेटरशिप, यहां पे भी अंतर आ गया। उसके बाद अगर हम देखें, इन इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन टुक प्लेस वेयर द लॉस ऑफ इलेक्शन वाज आल्सो फेयर, कि भाई हमारे यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर हुए, लेकिन मैक्सिको में चीटिंग हुई इलेक्शन में। रूल रेगुलेशंस को इस तरह से बनाया गया जिससे हर बार पीआरआई पार्टी को बढ़त मिली। यहां तक कि अगर आपको ध्यान हो, 9th क्लास में हमने पढ़ा था कि भाई मैक्सिको में जो सरकारी कर्मचारी थे, जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, एम्प्लॉइज थे, उनका भी प्रचार के समय पर्पज यूज किया जाता था। चुनाव के समय सरकारी जो अधिकारी थे, कर्मचारी थी, सरकारी जितनी भी मशीनरी थी, वो सब पीआरआई के फेवर में प्रचार करते थे। यहां तक कि वहां पर जो टीचर थे, जिन बच्चों को पढ़ाते थे, उनके पेरेंट्स को पीआरआई पार्टी के फेवर में वोट डालने के लिए मजबूर करते थे। लेकिन यहाँ पे चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। यहाँ पर सरकारी मशीनरी का, सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का चुनाव में प्रचार में कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये अंतर है भारत में और मैक्सिको में स्थापित एक दल के प्रभुत्व के स्वरूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते बेटा, डिड वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम अफेक्ट इंडियन डेमोक्रेसी, कि क्या जो भारत में लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व रहा है केंद्र में, लोकसभा में, क्या उससे भारतीय जो राजनीति है उसके स्वरूप पर कोई प्रभाव पड़ा है? ठीक है ना।
अगर हम देखें, नो द प्रिविलेंसेस ऑफ वन पार्टी डोमिनेशन सिस्टम डिड नॉट अफेक्ट द डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कि भी भारत पर बेशक से लंबे समय तक एक दल का प्रभुत्व रहा है, लेकिन भारत की लोकतांत्रिक राजनीति पर इस चीज का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है। हम ऐसा क्यों कह सकते हैं कि भारतीय राजनीति पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा? फर्स्ट पॉइंट हम लेंगे, द की रोल ऑफ कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल गिव इट ए हेड स्टार्ट ओवर अदर। कांग्रेस पार्टी is a historical political party which played an important role in the national freedom movement. भाई, हमने जो भारत में कांग्रेस को दिल खोलकर वोट दिया, सत्ता पर काबिज किया, उसका प्रभुत्व स्थापित किया, उसका मुख्य कारण हम क्या लेते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी एक हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक पार्टी थी जिसने भारतीय के स्वाधीनता संग्राम में, आजादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी। और जब देश आजाद हुआ तो लोगों ने इस पार्टी के ऊपर भी विश्वास जताया। When India got its independence, the people of the country trust on the Congress because Congress is a historical party. ऐतिहासिक विरासत थी कांग्रेस के पास, एक ऐतिहासिक पार्टी होने का दर्जा था, जिस कारण लोगों ने इस पार्टी को पसंद किया। सेकेंड हम कहेंगे, द कांग्रेस अकोमोडेटेड डाइवर्सिटी एंड डाइवर्स इंटरेस्ट, रिलीजियस बिलीफ एंड एस्पिरेशंस टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने जो भारत में विविधता थी, जो भारत में अलग अलग हित थे, धर्म थे, विश्वास और जो अलग अलग हमारे अपेक्षाएं थी, उन सब में सामंजस्य बैठाया है। ये जितनी भी हमारी डाइवर्सिटी थी, डिफरेंसेस थे, इन सब में अकोमोडेशन की कोशिश की है ताकि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। थर्ड हम लेंगे, द कोलिएशन लाइक कैरेक्टर ऑफ कांग्रेस गेव इट एन अनयूजुअल स्ट्रेंथ। कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेड ऑफ वेरियस फैक्शंस इनसाइड इटसेल्फ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजिकल कंसिडरेशंस हु नेवर थॉट टुगेदर और वेंट आउट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस अपने आप में एक संगठन था, एक विचारधारात्मक संगठन था। कांग्रेस पार्टी ने अपने अंदर ही बहुत सारे जो वर्ग थे उनको समाया हुआ था। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि कांग्रेस एज ए कोलिएशन गवर्नमेंट और कांग्रेस एज ए आइडियोलॉजिकल कोलिएशन, क्योंकि कांग्रेस में हर वर्ग, हर तबके के लोग शामिल थे, पूंजीपति भी, मजदूर भी, साम्यवादी भी, पूंजीवादी भी, किसान भी, व्यापारी भी, जिनके हित आपस में टकराते हैं, उन सबके बावजूद वे कांग्रेस का हिस्सा थे। कांग्रेस अब कोई एजुकेटेड क्लास तक सीमित नहीं रही। कांग्रेस में आम जन इसमें भागीदारी करने लगे। आम जन अब कांग्रेस का हिस्सा बन चुके थे। तो वो इसलिए हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कभी कोशिश नहीं की अपना ये विचारधारात्मक संगठन तोड़ने की, जनता का विश्वास तोड़ने की। Since there was a room within the party for various factions to fight with each other, it meant that leaders representing different interests and ideologies remained within Congress rather than go out and form a new party.
भाई कांग्रेस में भी अलग अलग विचारधारा के नेता थे। कुछ नेता साम्यवादी विचारधारा को ज्यादा विश्वास कर रहे थे, कुछ नेता पूंजीवादी विचारधारा को अपनाना चाह रहे थे, कुछ नेता मजदूरों का हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे, तो कुछ पूंजीपतियों व्यापारियों के हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन ये सारे के सारे जो नेता थे, ये बजाय दूसरे दल को स्थापित करने के कांग्रेस पार्टी के अंदर ही समाविष्ट रहे हैं। इन्होंने अपना अलग दल बनाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि कांग्रेस के अंदर रहकर ही इस तरह की नीतियों को अपनाया जिससे समाज के हर वर्ग का भलाई की जा सके। द सिस्टम ऑफ फैक्शंस functioned as balancing mechanism within the ruling party. Political competition therefore took place within the Congress. Most of the state units of the Congress were made up of numerous factions. The factions took different ideological positions, making the Congress appear as a grand centrist party. कि जो कांग्रेस में अलग अलग वर्गों के लोग थे, जो अलग अलग वर्ग थे, जिनकी अपनी अलग अलग अपेक्षाएं थी, उन सबका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस एक केंद्रीय दल के रूप में उभरकर सामने आया। Hence, on the basis of the above mentioned criteria, it can be calculated that Congress strengthened ideals of democracy and held the unity and the integrity of the country. कि कांग्रेस ने देश की एकता, देश की अखंडता, देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को मजबूत करने का प्रयास किया है। कांग्रेस ने कभी भी कोई भी ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक ढांचे पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। यानी कि हर बार कांग्रेस ने इस बात की कोशिश की कि भाई देश की एकता, अखंडता को किसी तरह का नुकसान ना हो और देश विकास के पथ पर आगे बढ़े, देश में एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित हो। कभी भी कांग्रेस ने ओपोजिशन पार्टीज को दबाने की कोशिश नहीं की। जो ये पीरियड था 1952 से 1977 तक का, इसमें कभी भी कांग्रेस ने ऐसा प्रयास नहीं किया कि जो विपक्षी दल है उनको कमजोर किया जाए या उनको दबाया जाए, जिससे वे देश की राजनीति में भाग न ले पाए। और ना ही कभी भी कांग्रेस ने जो सरकारी मशीनरी थी, जो सरकारी कर्मचारी अधिकारी थे, उनका अपने प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया। तो भाई कांग्रेस का जो प्रभुत्व था भारत में, वो सिर्फ जन सामर्थ्य पर आधारित था, जनमत पर आधारित था। लोगों का विश्वास था इस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी ने वो विश्वास 1952 से 1977 तक बरकरार रखा। तो भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं अपनाई कांग्रेस ने जिससे देश की राजनीति के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़े। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, चेंजिंग मेथड ऑफ वोटिंग इन इंडिया। भारत में वोटिंग के बदलते स्वरूप पर हम एक थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, देयरफॉर रेगुलर इलेक्शन इज गोइंग ऑन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फॉर द पासेज ऑफ टाइम देयर इज ए चेंज इन द वोटिंग मेथड्स ऑफ इलेक्शन। जैसा हम सबको पता है, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। सबसे बड़ा एक लोकतंत्र भारत में स्थापित है। हमारे यहाँ पे लगातार चुनाव होते रहते हैं।
कभी पंचायती चुनाव है, कभी नगर निगम नगर निकायों के चुनाव है, कभी विधानसभा विधान परिषदों के चुनाव है, तो कभी लोकसभा के चुनाव। हमारे यहाँ पे लगातार चुनाव होते रहते, कंटिन्यूटी। तो चुनाव कराने के लिए जो मेथड्स है उनमें लगातार परिवर्तन होता रहा है। इन द जनरल इलेक्शन ऑफ 2019, electronic voting machine (EVM) were used to record votes preference, whereas in the first general election, in each polling booth, a box for each candidate with the election symbol of that candidate was placed. अगर हम 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें, जहां पे चुनाव ईवीएम की मदद से किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसकी सहायता से हमने लोकसभा का चुनाव कंडक्ट कराया। लेकिन अगर हम पहले आम चुनाव की बात करें तो पहले आम चुनाव में बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराए गए देश में। पोलिंग जो बूथ था, पोलिंग बूथ पर हर कैंडिडेट के नाम से, उसके सिंबल से, जिसके ऊपर उस विधानसभा, उस संसदीय क्षेत्र का नाम लिखित रहता था, उन बॉक्सों को रखा गया। अब वोटर जिस भी कैंडिडेट को पसंद करता, जिसके फेवर में वोट देना चाहता, उस बैलेट पेपर पर उन कैंडिडेट के और उनके सिंबल्स होते थे, उन पर अपना मोहर लगा देता था। Each voter was given a blank ballot paper which they had to drop into box of the candidate they want to vote for. ये भाई वो जो बैलेट पेपर उसको मिलता, उसके ऊपर स्टाम्प लगाता और जिस भी कैंडिडेट को वो फेवर करता, जिसको भी वोट देना चाहता, उसके बॉक्स में उस बैलेट पेपर को डाल देता। बट इट वॉज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव मेथड। बूथ कैप्चरिंग was another drawback of ballot paper system। कि भाई ये इसमें बहुत ज्यादा समय लगता था, महंगी व्यवस्था थी बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव कराना, और सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये थी कि बूथ कैप्चरिंग का खतरा बना रहता था। Therefore, Election Commission of India decided to go with electronic voting machine as a pilot project in the general election held in 2004, 9, 14 and 19 Lok Sabha elections. The entire election held with EVM and VVPAT, voter perishable paper audit trial। तो भारत में 2004 के बाद जितने भी लोकसभा के चुनाव हुए, वे सभी ईवीएम की सहायता से हुए। जो बैलेट पेपर सिस्टम था, जो बॉक्स सिस्टम था, उसको हमने खत्म कर दिया। अब देखते होंगे आप लोग, कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ गए हो किसी इलेक्शन में वोटिंग डे पर, तो आप लोग देखते हैं कि जिस तरह आपका एक टीवी स्क्रीन है, कंप्यूटर है, उस तरह की एक वोटिंग मशीन है, जिसके ऊपर, जिसकी स्क्रीन पर उस संसदीय क्षेत्र से जितने भी कैंडिडेट चुनाव में खड़े हैं, उनके नाम और उनके सिंबल्स मेंशन होते हैं। और दूसरी तरफ उस स्क्रीन पर सामने बटन होते हैं, हर एक कैंडिडेट, हर एक सिंबल के सामने एक एक बटन। अब वोटर वहां पे गया, अब उसे जिस भी कैंडिडेट को वोट देना है, उसके सामने वाला बटन प्रेस कर दिया, एक बीप की साउंड आएगी, यानी कि उसका जो है वोट वो डाला जा चुका है। बीप की साउंड का मतलब कि आपका वोट डल चुका है, आपने वोट मतदान कर दिया। उसके बाद में ईवीएम चुनाव खत्म होने के बाद एक सुरक्षित जगह जो पहले से निश्चित की गई है, वहां पर इकट्ठी कर ली जाएगी। तो जिस दिन काउंटिंग होनी है, वोटों की मतगणना होनी है, उस दिन उन ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा, जहां पर एक व्यवस्था के तहत उन वोटों की काउंटिंग कर ली जाएगी।
और शाम को उस संसदीय क्षेत्र से जो भी कैंडिडेट इलेक्शन में जीत जाएगा वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जो बैलेट पेपर सिस्टम था उसमें क्या होता था कि भाई जैसे आप लोग मूवी में देखते हो, जैसे लोफर मूवी है अनिल कपूर की, जिसमें वो वोट डालने के लिए जनता को रोक देते हैं और वो जो बाहुबली नेता है उस मूवी में, उसके जो गुंडे हैं वे पोलिंग बूथ पर जाकर उसे कैप्चर कर लेते हैं और वहां पर उनकी जो वोटर थे उनके तरफ से वोट कास्ट कर देते हैं, बॉक्सों में डाल देते हैं। इसी तरह कई मूवी में और तुमने देखा होगा बॉक्सेस को लूटते हुए। तो वो समस्या थी बैलेट पेपर सिस्टम में, बॉक्स सिस्टम में।